माननीय सदस्य जगवीर मलिक जी ने जो ये प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उसके जवाब में परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका प्रारंभिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजना और अन्य सेवाओं के लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। यह आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालांकि इसकी प्रदायगी में यह आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनिक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पीपीपी में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर आधार में जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती। दूसरी ओर पीपीपी में उपलब्ध प्रत्येक जानकारी फील्ड को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। ये पीपीपी को लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबकि आधार लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं है, बल्कि दोहराव को ही समाप्त कर सकता है। आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से अधिक के समय लगा, जबकि पीपीपी बीच में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद 2 साल में तैयार कर लिया गया। आधार के समान पीपीपी को भी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और मुद्दों को दूर करने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों में हरियाणा ने देश के हर राज्य को आधार लाभों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है। पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा अलग से निरीक्षण या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने या प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करने या किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभार्थी को उसके घर द्वार पर सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करना है। पिछले वर्ष में सक्रिय प्रदायगी के लिए कई योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है। परिवार पहचान पत्र में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डाटा तत्वों का संकलन होता है, जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित है। प्रत्येक डाटा फील्ड को अनुकूलित और परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। प्रत्येक परिवार का डाटा परिवार के एक वयस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित स्वघोषणा के आधार पर एकत्र किया जाता है और फिर अलग से सत्यापित किया जाता है। पीपीएन में पारिवारिक रिश्ते भी उल्लेखित होते हैं और प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की पारिवारिक आईडी प्रदान की जाती है। पारिवारिक संरचना को भी हर समय अपडेटेड रखा और अद्यतन किया जाता है, जिसमें जन्म, मृत्यु और विवाह जैसी जीवन की घटनाओं के कारण होने वाले परिवर्तन जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वचालित रूप से एकत्रित और अद्यतन किए जाते हैं। पीपीपी का लाभ परिवार पहचान संख्या से कई योजनाओं और सेवाओं के लिए शपथ पत्र या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदक को पहले एक आवेदन के साथ एक हल्फनामा जमा करना पड़ता था, जिसे नंबरदार, पटवारी, कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाता था और उसके बाद भौतिक पद्धति में तहसील द्वारा जारी किया जाता था और इसमें महीनों लगते थे। अप्रैल 2022 में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्रों को सक्रिय रूप से जारी करने की शुरुआत के बाद आवेदक को ऑनलाइन ढंग से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है और उसके बाद एससी प्रमाण पत्र प्रिंट करना होता है। योजना शुरू होने के बाद 25 अगस्त 2023 तक 6.96 लाख से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार जुलाई 2022 में सेवा के शुभारंभ के बाद से 4.69 लाख से अधिक बीसीए और बीसीबी प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान आवेदक छात्र को केवल अपना पीपीएन प्रदान करना होगा, जिसके बाद एससी, बीसीए, बीसीबी स्थिति स्वचालित रूप से सत्यापित हो जाती है। सभी कॉलेजों में प्रवेश जुलाई 2022 में शुरू किया गया था और चालू शैक्षणिक वर्ष में से सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए सुविधा प्रदान की गई है। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत सब्सिडी वाले राशन का लाभ, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि जैसी जन कल्याण योजनाओं का विस्तार
परिवार पहचान पत्र के कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है। नीचे दी गई तालिका जनवरी 2010 से बीपीएल राशन कार्ड जारी करने के माध्यम से पीडीएस में प्रदान किए गए लाभों का विवरण जनवरी 2010 में 11,95,000 थे, जनवरी 14 28,22,000, जनवरी 19 26,22,000, जनवरी 22 27 लाख, जनवरी 23 30 लाख, अगस्त 23 36,58,000। तालिका में दिसंबर 22 एवं अन्य प्राथमिकता वाले ओपीएच लाभार्थी परिवार शामिल है, जिसके बाद ओपीएच श्रेणी का बीपीएल श्रेणी में विलय कर दिया गया है। तालिका से पता चलता है कि जनवरी 22 के बाद से कुल 9,67,000 लाख से अधिक राशन कार्ड जोड़े गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में अयोग्य लाभार्थियों को बाहर कर देने से पात्र आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ हुआ है। इन्हें पहले पीडीएस के लाभों से वंचित किया जा रहा था। इसकी तुलना पीपीएफ की परिवार पहचान पत्र की शुरुआत से पहले की स्थिति से की जा सकती है। 2004 में एक बीपीएल सर्वेक्षण कराया गया था, जिसे जनता के भारी विरोध के कारण रद्द करना पड़ा था। इसके बाद 2007 में हरियाणा पूर्व सैनिक लीग द्वारा एक नया सर्वेक्षण किया गया। जनता ने आक्रोश और मुकदमेबाजी के कारण यह भी पूरा नहीं हो सका। माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की CWP संख्या 1581 दायर की गई, जिसमें अपात्र परिवारों को बीपीएल की सूची से हटाने की प्रार्थना की गई थी, जिसकी पहचान 2007 के सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। याचिका में ऐसे परिवारों के कई उदाहरण उद्धृत किए गए थे। CWP में ऐसे परिवारों के उदाहरण दिए गए थे जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे, जिनके पास बड़ी भूमि की जोत भी थी या उच्च आय थी, उन्हें राशन कार्ड जारी किए गए थे। एक ऐसे परिवार का भी उदाहरण दिया गया जो एक संयुक्त परिवार होते हुए भी एक से अधिक राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए कई भागों में विभाजित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हरियाणा पूर्व सैनिक लीग के खिलाफ कार्रवाई के अलावा कई अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। परिवार पहचान पत्र को कई अन्य डेटाबेसों को जोड़ने से इन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है, जो आय या संपत्ति की विशेषताओं को दर्शाते हैं और परिवारों के विभाजन की जांच करने के अलावा एक्सक्लूजन की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य उक्त सिविल रेट में उल्लेखित प्रकृति की धोखाधड़ी को रोकना है। याचिका परिवार पहचान पत्र में किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए डेटा में गतिशील सुधार की प्रक्रियाएं भी हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जो पात्र हैं वे लाभ प्राप्त करने में सक्षम हों, जो अपात्र हैं उनकी पहचान की जाती है और लाभ बंद कर दिए जाते हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभ को सक्रिय रूप से परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। सत्यापन प्रक्रिया से 59 से 70 साल की आयु के सभी लोगों की पहचान की जा रही है। उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो पिछली प्रक्रिया में छूट गए थे और भत्ता शुरू करने के लिए उनकी सहमति ली जा रही है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। हालांकि जब भी किसी लाभार्थी की पहचान की जाती है तो लाभार्थी की सहमति और पेंशन शुरू करने के लिए डाटा को सेवा विभाग को भेज दिया जाता है। 2014 के बाद से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका। अप्रैल 14 13,50,000, अप्रैल 19 15,66,703, अप्रैल 22 17,50,039, अप्रैल 23 17,85,375 और अगस्त 23 18,10,925। 25 अगस्त 2023 तक 1,03,000 लाभार्थियों को सक्रिय पद्धति से प्रोएक्टिव दृष्टि से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त हुआ है और हाल ही में अन्य 90,000 लाभार्थियों का डाटा सहमति लेने के लिए परिवार पहचान पत्र द्वारा सेवा विभाग को भेज दिया गया है। सक्रिय स्कीम की शुरुआत के बाद से गलत सत्यापन के कारण सहमति से इनकार करने वालों की संख्या 18,871 है, जो कुल का केवल 10.1% है। परिवारों द्वारा परिवार पहचान पत्र में स्वघोषित डेटा के कारण 63,353 लाभार्थियों का वृद्धावस्था सम्मान पेंशन रोक दिया गया था, लेकिन इनका सबका सत्यापन हुआ और सत्यापन के बाद 44,050 लाभार्थियों का भत्ता बहाल कर दिया गया। केवल 19,303 लाभार्थियों का पीपीवी के कारण वृद्धावस्था सम्मान भत्ता रोका गया है,
क्योंकि उन्होंने स्वयं घोषित किया है कि हमारी आय इतनी है, या अन्य जो भी शर्तें हैं उससे। इसी प्रकार 17,661 मामले ऐसे हैं जहां भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा ऑनलाइन बनाए गए मृत्यु के रजिस्टर के डाटा के आधार पर लाभार्थी को निर्णायक रूप से मृत साबित कर दिया गया है। पहचान में त्रुटियों को और कम करने और सक्रिय प्रदायगी प्रक्रिया के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसकी तुलना फिर से उस स्थिति से की जा सकती है जो पहले मौजूद थी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के मामले में 2017 के CWP 801 दायर की गई थी, जिसमें लाभार्थियों की पहचान गलत ढंग से करने का आरोप लगाया गया था। भत्ता राशि की वसूली के अलावा 2010 से गलत तरीके से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। परिवार पहचान पत्र योजना के कार्यान्वयन से कई और नियमित जांच करने का प्रयास किया जाता है, ताकि यदि किसी लाभार्थी को गलत पहचान हो भी जाए तो भी सहमति प्राप्त करने के समय उसकी पहचान की जा सके। चालू शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर निजी और सरकारी स्कूल में 3.52 लाख नए प्रवेश हुए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र का डाटा का उपयोग करके कॉलेजों में 1.28 लाख दाखिले किए गए हैं। ITI में प्रवेश अभी भी चल रहा है और अब तक कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर ITI के प्रवेश के लिए PPP का उपयोग करते हुए 1.01 लाख पंजीकरण हुए हैं, जिसमें 61,405 का दाखिला ये हो चुका है। पिछले वर्ष परिवार पहचान पत्र आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 37,531 प्रवेश किए गए थे। इस वर्ष प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, अतः परिवार पहचान पत्र डाटा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में 31,071 प्रवेश किए गए हैं। इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। परिवार पहचान पत्र डाटा के कारण प्रवेश से वंचित करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। परिवार पहचान पत्र अधिनियम सितंबर 2021 में लागू हुआ। HPPA अधिनियम एक व्यापक कानून है जो गोपनीयता और डाटा विश्वसनीयता जैसे मौलिक मुद्दों के साथ साथ डाटा रिपोजिटरी, डाटा फील्ड जो कि परिवार पहचान पत्र में संग्रहित किया जा सकता है, डाटा अपडेशन के लिए तंत्र आदि जैसे परिचालन क्षेत्रों के लिए कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताता है। आधार के कार्यान्वयन के संदर्भ में निजता के अधिकार पर यह केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी संरचना के अनुपालन में है। सिविल रिट याचिकाओं के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के कार्यान्वयन की 2 चुनौतियों को माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक मजबूत सुधार और शिकायत निवारण तंत्र है। परिवार पहचान नंबर के संबंध में नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दे मुख्य रूप से निम्नलिखित संबंधित हैं। व्यक्तिगत डाटा फील्ड जैसे कि माता पिता या पति पत्नी का नाम, मोबाइल नंबर, स्थिति आदि में सुधार, आय या जन्मतिथि जैसे फील्ड के लिए अपूर्ण या गलत डाटा सत्यापन, मुख्य रूप से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राशन कार्ड की सेवा के लाभ से वंचित करना। PPN में शिकायतों का निपटान और प्रत्येक डाटा फील्ड का सत्यापन एक विस्तृत और अनुकूलित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। डाटा मुद्दों का समाधान करने के लिए विस्तृत तंत्र और मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP ये तैयार की गई है। डाटा क्षेत्रों में डाटा अपडेशन और सुधार के लिए सुधार मॉड्यूल और शिकायत मॉड्यूल के माध्यम से सेवा से इनकार के मामले में शिकायतें उठाने के लिए इन दोनों के लिए नागरिक सीधे स्वयं या पोर्टल पर सहायता प्राप्त मोड पर अनुरोध कर सकता है। जुलाई 2021 से अब तक सुधार मॉड्यूल में 52,98,000 अनुरोध प्राप्त हुए, जिसमें से 46,45,000 का समाधान किया गया है। इसी प्रकार शिकायत मॉड्यूल में सन 2022 से अब तक 10,07,000 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 9,62,000 का समाधान ये किया जा चुका है। माननीय सदस्य द्वारा अपने नोटिस में उल्लिखित मुद्दों के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाओं SOP के
सुधार तंत्र में दिए गए हैं। विशेष रूप से जो 7,583 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,423 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। केवल 160 अनुरोध लंबित हैं। पति पत्नी के नाम में सुधार के मामले में इसी अवधि में 16,392 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए, जिसमें से 16,290 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। 272 मामले लंबित हैं। परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल नंबर का सुधार स्वचालित मोड पर किया जाता है। मोबाइल नंबर सुधार के 11,56,222 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी का समाधान कर दिया गया है। सदस्य जोड़ें सुधार सुविधा में फील्ड ऑपरेटरों द्वारा कुछ हेराफेरी की गई है और ऐसे ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस तरह की हेराफेरी को रोकने के लिए सदस्य जोड़ें सुधार सुविधा के लिए परिभाषित प्रक्रिया में सुधार किए जा रहे हैं। प्रदायगी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी होने वाली हैं। अपने स्वघोषणा में किसी विशिष्ट जाति की स्थिति 36.42 लाख का दावा करने वाले सभी परिवारों में से 89.5 का सत्यापन पूरा हो चुका है। सभी व्यक्तियों यानी जो 2,78,00,000 नागरिक इसमें जो रजिस्टर किए गए हैं, उनमें से 90.7 की जन्म तिथि का सत्यापन पूरा हो चुका है। परिवार पहचान पत्र में दर्ज सभी परिवारों यानी जो इस समय वर्तमान में हैं 68,29,000 में से 57.2 की आय का सत्यापन पूरा हो चुका है। व्यवसाय सत्यापन अभी भी चल रहा है और अक्टूबर 2023 तक इसको पूरा होने की संभावना है। इसी प्रकार जो इस पर खर्च आया है, उसमें एक बात मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि सारी प्रक्रिया ये इन हाउस गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा की जा रही है। हमने किसी भी आउटर एजेंसी या वेंडर इसके लिए नियुक्त नहीं किया है। तो उसमें हर साल का जो खर्च है उसका ब्यौरा ये भी सब दिया गया है। इसमें कुल 4 वर्षों में लगभग 100 करोड़ के आसपास इसमें खर्च हुआ है। बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न कंप्यूटर ऑपरेटरों और विभिन्न सत्यापन जिम्मेदारियों वाले सरकारी अधिकारियों के भुगतान पर खर्च किया गया था। उदाहरण के लिए वर्ष 2022-23 में 47.8 करोड़ रुपए के कुल खर्च में 21.97 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों को सत्यापन के लिए, 3.16 करोड़ रुपए स्थानीय ऑपरेटरों को, 18.5 लाख रुपए आशा कार्यकर्ताओं को दिए गए। ये अतिरिक्त उपायुक्तों के कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन भुगतान के अलावा है, जिन्हें क्षेत्र में परिवार पहचान पत्र के प्रशासन के लिए जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। निष्कर्ष है कि राष्ट्रीय स्तर पर आधार और यूपीआई जैसे अन्य बड़े पैमाने की डिजिटल पहलों की तरह राज्य के लोगों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र तंत्र लगातार विकसित हो रहा है। निष्कर्ष में माननीय सदस्य और सदैव को आश्वस्त करता हूं कि लोगों की शिकायत के निवारण के लिए इस उत्तर में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन्हें निरंतर सुदृढ़ किया जाएगा, उसकी निगरानी की जाएगी, ताकि नागरिकों के अनुभव में महत्वपूर्ण सुधार लाने और प्रदायगी लाभों को प्राप्त करने में परिवार पहचान पत्र के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। धन्यवाद।